हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दस्तक एपिसोड नंबर 3 में। बेटा, दस्तक एपिसोड नंबर 1 और 2 को बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा। एल्केन आपका काफी हद तक क्लियर हो चुका है। तो आज हम लेकर आए हैं एल्कीन। कम से कम एल्कीन के 2 एपिसोड तो लेकर आएंगे ही आएंगे। एक आपको मिलेगा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन का, एक आपको मिलेगा मिक्स होने का। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इस दस्तक सीरीज से हो जाएगी बिल्कुल आराम से। 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, 10 से 12 मिनट का, और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत फायदेमंद होने वाला है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या लेकर आए हैं एल्कीन में। एल्कीन में एक सबसे फेमस क्वेश्चन आता है कि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन को शो करता है। अब EAR शो करता है, मतलब EAR की रिएक्टिविटी पूछी जा सकती है। तो कैसे देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर 3 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। आप सबको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, और जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा। अगर हम यहां पे देखें तो कई सारी ये एल्कीन्स बनी हुई हैं। अगर मैं एल्कीन को तोड़ूं और बेस्ट पॉजिटिव बनाऊं तो वो बेस्ट पॉजिटिव नाइट्रोजन के बगल में बनना चाहिए, वो बेस्ट पॉजिटिव ऑक्सीजन के बगल में बनना चाहिए, वो बेस्ट पॉजिटिव ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन पे बनना चाहिए। क्या हमें पता है कि नाइट्रोजन का +M शो कर सकता है, ऑक्सीजन का भी +M शो कर सकता है, और यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या +M की डोनर पावर हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होती है? आप सबको पता है मेसोमेरिक जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन पर डोमिनेट करता है। तो मुझे बताइए ए और बी में क्या ऑक्सीजन अच्छा डोनर है या नाइट्रोजन? तो जिसकी EN कम होती है, आप सबने पढ़ा है GOC में, जिसकी EN कम होती है वो अच्छा डोनर होता है। तो सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी आएगी A की, देन B की, देन C की, क्योंकि A और B में क्या है, +M है, और C में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरे क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि भाई एल्कीन है, कई सारी एल्कीन है, लेकिन सोच के देखो बेंजीन कभी EAR शो नहीं करता। भाई बेंजीन कभी नहीं चाहेगा कि वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जाए। तो बताओ कौन सी एल्कीन शो करने वाली है? ये वाली एल्कीन। और जब ये एल्कीन ब्रेक करोगे आप, जब ये एल्कीन ब्रेक करोगे आप, तो पूरा कॉन्सेप्ट GOC का हो गया है। एक बार रिएक्शन समझ लेना, फिर हम GOC और आइसोमेरिज्म के भी लेकर आएंगे। ठीक है, एक बार पूरा रिएक्शन खत्म करेंगे एक बार। क्या मैं देख सकता हूं कि यहां पर पॉजिटिव सब जगह सेम है, लेकिन नीचे देने वाले ग्रुप जो है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन के हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगर किसी बच्चे ने +I सोचा तो उसका आंसर उल्टा हो जाएगा। क्या हमें पता है इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेट कौन करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या यहां 2 अल्फा है, क्या यहां 1 अल्फा है, और क्या यहां 0 अल्फा है? द आंसर गोज टू A, B, C एंड D। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट देके जाएगा। बताइए EAR रिएक्टिविटी में A अच्छा या B? सोचिए एल्कीन अगर ब्रेक होगा, एल्कीन अगर ब्रेक होगा तो एल्केन पे पॉजिटिव आएगा, और एल्काइन अगर ब्रेक होगा तो एल्कीन पे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव हमेशा लेस EN पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो बताइए लेस EN पे ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब किसकी EAR रिएक्टिविटी अच्छी होगी? तो एल्कीन की अच्छी होगी एल्काइन से। समझ में आ गया आपको? ऐसे मत सोचेगा 2-2 पाई बॉन्ड है, अरे भाई ये तोड़ने के बाद सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव भी बोलेगा भाई मैं रिएक्शन करने के बाद गजब स्टेबल हो रहा हूं, तो मैं अच्छे से रिएक्शन दूंगा। तो क्या ये पहला टाइप आपको क्लियर हो गया है? चलिए दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप आता है लैंग्वेज फॉर्म का। जब इस तरीके से लैंग्वेज आती है ना, और वो थोड़ा मोल वगैरह लिख देता है, तो हमें ऐसा लगता है क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है। नहीं भाई, आप उसे समझो, आप उसे ढंग से पढ़ो। मैं कहता हूं अटेम्प्ट करना चाहिए, गलती भी समझ में आएगी, और सही हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। सबसे मेन बात आई सिमेट्रिकल एल्कीन। इसका मतलब जो ओजोनोलिसिस हुआ होगा उसमें दोनों के दोनों एल्डिहाइड सेम बने होंगे, आइडेंटिकल बने होंगे। सही बात है। मतलब यह कहता है कि कोई एल्कीन है जिससे ओजोनोलिसिस कराया है, और ये एल्कीन सिमेट्रिकल है, तो जो भी बनेगा वो 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड बनेगा। और उस एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 44। यहां से हिंट मिलेगा
यहां से हिंट मिलेगा कि वो कितने कार्बन का एल्डिहाइड है। यार एल्डिहाइड में ऑक्सीजन होगा ही होगा, तो 16 मॉलिक्यूलर वेट तो ये हो गया। 16 के अलावा 40 के आसपास पहुंचो तभी तो 44 पहुंचोगे आप। अगर एक कार्बन लोगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि 12 और 16 कम हो जाएगा। दो कार्बन लो तो 12 और 12 24, 24 और 16 40, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कुछ 40 के आसपास बन रहा है। मतलब हाइड्रोजन जो होंगे उनका 44 बैठना चाहिए। मतलब दो कार्बन का एल्डिहाइड, दो कार्बन का एल्डिहाइड। अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों मोल यही बने होंगे। और ओजोनोलिसिस हम सब जानते हैं, बॉन्ड को तोड़िए, ओ ओ जोड़िए। तो जब वापस जाना हो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड बना दीजिए। तो क्या यहां पर जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा आप सभी को दिख रहा है ये ब्यूट 2 इन बनने वाला है। तभी तो इसने बोला था कि ओजोनोलिसिस के बाद 44 यूनिट का एल्डिहाइड बनता है। और सिमेट्रिकल वर्ड ये बता गया कि दोनों मोल सेम बनेंगे। ये सिमेट्रिकल का हिंट था। मतलब लैंग्वेज से मुझे हिंट समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर मास 72 यूनिट। एक कोई ब्रांच चेन है, एक कोई ब्रांच्ड चेन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 72 यूनिट। ठीक है भाई, जिससे मैंने क्लोरीनेशन कराया, मोनोक्लोरीनेशन कराया। मतलब ये क्वेश्चन एल्केन का है, समझ में आ गया, एल्केन का क्वेश्चन है। और ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कहता है ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होना चाहिए, ओनली वन। पहले तो ये सोचो ये 72 यूनिट कितने कार्बन से मिलकर बनेगा। कार्बन को सोचो, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन होते हैं। मतलब तुम सीधे 12 के हिसाब से 5 कार्बन तो लो। किसी ने कहा 6 ले लो 72 पहुंच जाएगा। अरे कुछ हाइड्रोजन भी तो होंगे यार। 5 कार्बन तक जाओ, मतलब C5H12। जरा देखो 72 हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है। ऐसे सोचा करो, ऐसे सोचोगे तो अब समझ में आएगा 5 कार्बन की कौन सी चेन है भैया। तो 5 कार्बन में ये भी बनती है, ये भी बनती है और ये भी बनती है। अच्छा, इसमें मोनोक्लोरो 1 2 3, अगर यहां 3 लिखा होता तो ये ऑप्शन हो जाता। इसमें मोनोक्लोरो सब कुछ पता है, किया हुआ है, एपिसोड नंबर 1 2 में यही किया है। 1 2 3 4, 4 अगर होता तो ये ऑप्शन आता। उसने कहा ओनली वन। ध्यान से देखो, चारों कार्बन सेम है, बीच वाले पे लग नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वन मोनोक्लोरो। मतलब आंसर जाने वाला है ये, दैट इज नियोपेंटेन। क्या आंसर होगा इसका? नियोपेंटेन। लैंग्वेज के क्वेश्चन को समझना सीखो। मैं कल फिर लेकर आऊंगा ऐसे क्वेश्चन। कल आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, ठीक है? मस्त पढ़ के आओ और फिर यहां क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। बढ़िया मैच द फॉलोइंग है, काफी सारी रिएक्शन को कवर करेगा। ध्यान से देखिए, आराम से। इसीलिए मैं आंसर लिख के नहीं लाया हूं, मजा नहीं आएगा, सस्पेंस टूट जाएगा। आप तो कोशिश करो, कोशिश करो। आपने क्या सीखा है, आपको कितना याद आ रहा है? यार कोल्ड KMnO4 ये तो बेयर्स रिएजेंट था, ये तो बेयर्स रिएजेंट था। ये एल्कीन को तोड़ के डाई ऑल प्रोडक्ट बनाता था। एल्कीन टूटती थी, OH OH लग जाता था। यही तो कॉन्सेप्ट था। बेयर्स रिएजेंट में एल्कीन पे सिन एडिशन होता था, OH OH लगता था। अब अगर किसी को ये याद ही नहीं है तो बेटा मैं तो कह रहा हूं पहले पढ़ाई करो। इसीलिए मैं कहता हूं रिवाइज करके आओगे तो ये दस्तक आपको बहुत यूजफुल लगेगा, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। आपको फुल थ्योरी नहीं पढ़नी, आके टाइम इतना नहीं है बच्चा। आप रिवाइज करके आइए, मैं आपको तुरंत उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक। कोल्ड KMnO4 डाइऑल प्रोडक्ट। डाइऑल प्रोडक्ट मतलब पहले का आ चुका है भैया सेकंड। ओजोनोलिसिस सबको पता है, बॉन्ड तोड़ो, OO जोड़ो, एक कीटोन एक एल्डिहाइड, बी का थर्ड जा रहा है। ये देखिए EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में H+ और वाटर। क्या आप सबको पता है, पहले H+ लेगा फिर पॉजिटिव पे वाटर अटैक करेगा। टर्शरी एल्कोहल कौन सा दिख रहा है? टर्शरी एल्कोहल, तो C ऑप्शन में 4 जाने वाला है। एंड द D ऑप्शन हॉट KMnO4। बेटा हॉट KMnO4 में एल्केन के साथ तो टर्शरी हाइड्रोजन रिप्लेस होता था, और एल्कीन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस।
और आप सबको पता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में पहले रिडक्टिव करो और जहां तक ऑक्सीडाइज हो सके वहां तक कर दो। अब कीटोन तो नहीं ऑक्सीडाइज हो सकता, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड, वो तो CO2 तक जा सकता है ना। इसका मतलब डी ऑप्शन चला गया फर्स्ट। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग सॉल्व होता है तब जब आपको सारी इंफॉर्मेशन हो। अब इन्हीं से रिलेटेड एक बढ़िया रिएक्शन, ध्यान से देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत ध्यान से, सब कुछ कवर हो गया है। इस पे टाइम देना है बेटा, इस पे आप खुद सॉल्व करिए, 3 मिनट 4 मिनट देके सॉल्व करिए, क्योंकि वैरायटीज हैं। अब ये वैरायटीज में समझा देता हूं। आपको पता है HBr, एक HBr एक लौता है जो पेरोक्साइड इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन यह काम HCl नहीं करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेरोक्साइड इफेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, ये पेरोक्साइड HBr शो करता था, Br शो करता है ओनली। HCl के साथ दिया मतलब वो बेवकूफ बना रहा है। इसका मतलब आप सबको पता है कि ये कौन सी मैकेनिज्म है, आयनिक, ये कौन सी मैकेनिज्म है, रेडिकल, ये कौन सी हो गई, आयनिक। ये शो ही नहीं करता मतलब बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है, मतलब आयनिक। यहां देखिए, इनके आंसर मेरे ख्याल से क्लियर है। आयनिक में शिफ्टिंग होगी और खरास इफेक्ट में खराब जगह लगता है, क्योंकि रेडिकल तो शिफ्ट करता नहीं है, तो इसी खराब जगह पे क्या लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है। इसी खराब जगह पे क्या लग जाता है, ब्रोमीन। कोई शिफ्टिंग नहीं, बाकी सब में शिफ्टिंग होगी। आप सबको पता है टर्शरी पे आएगा और ब्रोमो लग जाएगा, टर्शरी पे आएगा और Cl लग जाएगा, टर्शरी पे आएगा और Cl लग जाएगा। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और इसमें, ये तो शो करता है लेकिन ये शो नहीं करता बेटा। अब आते हैं Br2CCl4 में। जब हम Br2CCl4 में गए तो Br2CCl4 एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाता है, आप सबको पता है। तो यहां इलेक्ट्रोफाइल भी Br है, न्यूक्लियोफाइल भी Br है, मतलब बिल्कुल सिंपल हो गया कि भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल भी Br, न्यूक्लियोफाइल भी Br, कोई शिफ्टिंग नहीं। और जब Br2 के साथ पोलर सॉल्वेंट हो तो आप सबको याद आ रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल ये है, इलेक्ट्रोफाइल ये। और आप सबको पता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, नॉन क्लासिकल कार्बन है, शिफ्टिंग होगी नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल अच्छी जगह पे आएगा। यही तरीके से हमने सीखा था। तो OH यहां आ जाएगा और Br यहां आ जाएगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको? यहां देखिए, आप सबको याद करिए कि ये OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन, ये एक साथ पढ़ी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन की। क्या होता था, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता था, OMDM की बात कर रहा हूं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता था। हेलोनियम आयन है तो हेलोनियम आयन बन जाता था, साथ में वाटर अटैक करता था, और वाटर का अटैक मार्कोनिक ऑफ एडिशन से होगा, मतलब अच्छी जगह लगेगा। और मरकरी को निकालने वाला, डीमर्कुरेशन, मरकरी को निकालने वाला ये H था, इसीलिए शब्द आए थे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो बताइए, ये OH अच्छी जगह लग जाएगा और ये H बेकार जगह लग जाएगा, कोई शिफ्टिंग होनी है नहीं। अच्छा, यहां बोरॉन वाले में, हाइड्रोबोरेशन में, आपको याद आ रहा होगा पहले तो बोरॉन पे अटैक होता था, और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है इसीलिए अटैक हुआ है। और बोरॉन का ये जो H है ना, ये पॉजिटिव को न्यूट्रल करता था, इसीलिए यहां अच्छी जगह पे H लगता था, और बाद में बोरॉन को निकालने के लिए H2O2 आता था। तो भूले नहीं होंगे आप ये टेक्निक। अब यहीं पर सोचिए, OMDM में चेंज कर दिया, वाटर की जगह क्या लगा दिया, CH3OH, वाटर की जगह क्या लगा दिया, CH3OH। तो जहां वाटर की जगह OH लग रहा था, CH3OH की जगह OCH3 लग जाएगा, क्योंकि ROH में OR लगता है, OCH3। और डीमर्कुरेशन में वैसे ही दिख रहा है H है, H लगा देंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी था और रिडक्शन भी था। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बच्चे भूल जाते हैं कि यहां से H और यहां से H आता था, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन में तो सेम टेक्निक है, H तो यहीं पे आएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक का H लास्ट में बोरॉन को निकालता था, मतलब ये H और ये H पूरी तरीके से रिड्यूस कर देंगे। तो ध्यान रखना, H2O2 में ऑक्सीडेशन है, एसिड में रिडक्शन है। ये दो टाइप इसके हैं, और ये OMDM के एक OH बनाने का है, एक OR बनाने का है, भूलना नहीं बेटा। आज का टास्क ओजोनोलिसिस के ऊपर है,
बहुत ध्यान से देखिएगा, ओजोनलिसिस किया गया है और 2 मोल ये अलग अलग आए हैं। जो एल्कीन है उसका आईयूपीएसी नेम आपको कमेंट करके बताना है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत इजी है। रिवर्स रिएक्शन पूछा है, नीट ओजोनोलिसिस में हमेशा रिवर्स रिएक्शन पूछेगा। और नोट्स के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नोट्स में आप सुभाष सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दीजिए, वहां पर आप चले जाइए, वहां आपको डाउनलोड मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दस्तक एपिसोड नंबर 4 में एल्कीन के ही साथ, और अब मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपसे गलतियां हुई हैं, आप एल्कीन को रिवाइज करिए, गलतियां दूर हो जाएंगी। अगले दस्तक में आपको फोड़ना है बेटा, ठीक है, ये सोच के अगले दस्तक में आना है। तो मिलते हैं फिर 4 में। बढ़िया से पढ़िएगा और बढ़िया से इस टास्क का आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।